Hello students, this is Gunjal Soni. Welcomes you at श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। और अभी तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के चल रहे हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.11, ठीक है, इससे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में फ्लक्स क्या होगा और किस केस में हमें फ्लक्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब में 6 साइड्स हैं। ये क्यूब आपके पास ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है और आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में वैल्यू 0 है। ओके, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर अपन इसको अगर ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, इसे हम ई एक्स बोल सकते हैं। ओके, और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर अल्फ़ा एक्स टू दी पावर हाफ। ओके, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और आपको ये बोला गया है कि आपको इस क्यूब से रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालना है, द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब इस क्यूब में 6 साइड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो आपको हर एक सरफेस का इंडिविजुअल फ्लक्स निकालना होगा, और जब आप इंडिविजुअल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद आप उस फ्लक्स को टोटल करके देन पूरे क्यूब का फ्लक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के केस में हमें डायरेक्शन नहीं लेते हुए सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल करके और सभी साइड्स का अगर हम इंडिविजुअल फ्लक्स निकाल लेते हैं एंड देन उसको सम करते हैं तो आपके पास जो आंसर होगा वो नेट फ्लक्स होगा रिलेटेड टू दिस क्यूब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले राइट साइड वाली जो फेस आपको दी हुई है, ये फेस, इस पर हम स्टडी करने वाले हैं कि इस फेस से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा। तो आप ये देख सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस फेस में अगर हम बात करें इसके एरिया की, तो इसका एरिया होगा आपके पास ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक साइड ही आपको स्मॉल ए गिवन है, देन इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। और जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल की, जो कि एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर होगा आपके पास हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में आउटसाइड। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्यूब है, क्यूब तो नहीं है बट इसकी भी 6 साइड्स हैं। तो मान लीजिए कि ये सबसे राइट हैंड साइड वाली जो कंडीशन आपको दी हुई है वो इस साइड में है। अब इस साइड का हमें निकालना है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे? नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड डायरेक्शन में। ये आपको डायग्राम में दिया हुआ भी है जिसको एन केप से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के नॉर्मल आउटसाइड डायरेक्शन में। ओके, और अभी हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो जो एरिया वेक्टर है सरफेस का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्योंकि हमें फ्लक्स के फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। या इसको अगर अपन ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास ई ए कोस थीटा। ओके, सो यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू हम देख चुके हैं कि जब नॉर्मल जो दिया हुआ है हमें सरफेस का जो एरिया वेक्टर है और जो ई वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, देन आपके पास थीटा की वैल्यू 0 और 0 पर कोस की वैल्यू होती है 1। ओके, तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ पर 1। उसके बाद अगर अपन बात करें कि ई की वैल्यू क्या रखेंगे, तो ई की वैल्यू के लिए आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू एक्स टू द पावर हाफ। अब यहाँ पर अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है 800 दी हुई है। ओके, फिक्स है ये। और एक्स जो है वो है ओरिजिन से डिस्टेंस। ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी लेनी है? तो इस सरफेस की ओरिजिन से डिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस है उसकी डिस्टेंस आपको लेनी है यहाँ पर ए, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड वाली सरफेस की डिस्टेंस ए और आपको लेके चलनी है, क्योंकि क्यूब की साइड ए गिवन है आपको। तो देखो ओरिजिन से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई राइट हैंड साइड वाली सरफेस की, तो ये डिस्टेंस आपके पास हो चुकी है ट्वाइस ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर जब हम ई की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्लक्स के फॉर्मूले में जब हम ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ई है आपके पास अल्फ़ा एक्स टू दी पावर हाफ देन ए। ओके, ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है 800
और साथ में x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है ट्वाइस a, इसकी पावर हमें लगानी है हाफ, और साथ में चल रहा है एरिया जो कि हमारे पास है a का स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा इधर, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1600 एंड a टू दी पावर 5/2। ये आपके पास राइट हैंड साइड वाली जो सरफेस है उससे रिलेटेड फ्लक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, सिर्फ राइट हैंड साइड वाली सरफेस की हमने बात की है अभी तक। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस की, क्योंकि हम सिर्फ इन्हीं दो सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। बाकी जो सरफेसेस बची हुई है जैसे कि टॉप साइड है, फ्रंट साइड, बैक साइड और जो बॉटम साइड है, इन चारों सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू आपके पास 0 होने वाली है। 0 कैसे होगी? तो अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है x डायरेक्शन में, और अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर हम देखते हैं तो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड डायरेक्शन में। तो इस टॉप सरफेस का एरिया वेक्टर है ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है x डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ओके, और 90 डिग्री पर आपके पास जो कोस थीटा होता है उसकी वैल्यू 0 होगी, और जब भी कोस की वैल्यू 0 होगी तो डेफिनेटली फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। तो टॉप व्यू की बात करें चाहे हम इस बैक साइड की बात करें, इसमें भी आपके पास जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा। तो उस केस में आपके पास यहाँ पर भी फ्लक्स 0 होगा, फ्रंट साइड हो चाहे बॉटम साइड हो। ये चारों साइड्स जो आपको दी हुई है, चार फेसेस के लिए आपके पास फ्लक्स की वैल्यू 0 आने वाली है। सिर्फ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो सरफेस है, इन दोनों केस में आपके पास थीटा की वैल्यू 0 नहीं होती है। सो इस केस में आपके पास फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक के प्रोसीजर में हम राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। कट। तो अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ई ए कोस थीटा। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हुआ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में? 180 डिग्री। तो कोस की वैल्यू कितनी होती है 180 पर? -1। तो यहाँ पर इस केस में कोस थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1। ओके, एरिया सभी साइड्स का सेम है जो कि आपके पास a स्क्वायर चल रहा है। अब बात आती है e की, तो e की जो वैल्यू है आपके पास अल्फ़ा इंटू एक्स टू द पावर हाफ। ओके, तो e की जो वैल्यू है आपके पास वो है अल्फ़ा एक्स टू द पावर हाफ। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली फेस के लिए। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपके पास 800। एक्स क्या होता है? ओरिजिन से उस फेस की डिस्टेंस, और वो हमारे पास डायग्राम में ऑलरेडी हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं स्मॉल a, लेफ्ट हैंड साइड की ओरिजिन से डिस्टेंस। तो यहाँ लिखेंगे हम स्मॉल a की पावर हाफ। साथ में आपके पास चल रहा है a स्क्वायर, तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर्स ऐड होकर के 5/2 हो जाएंगी। तो फाइनली आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके पास फ्लक्स आ चुका होगा 800 इंटू a टू दी पावर 5/2, a टू दी पावर 5/2, और ये माइनस में होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली सरफेस के लिए फ्लक्स आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि यही दो सरफेसेस हैं जिनके लिए हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते थे। हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया। अब इस क्यूब से रिलेटेड टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है तो हमें इन दोनों फ्लक्स का एडिशन करना होगा। तो फाइनली टोटल फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वो आपके पास हो जाएगा नेट फ्लक्स इक्वल टू 5 फॉर राइट साइड एंड प्लस में 5 फॉर लेफ़्ट साइड। तो 5 फॉर राइट साइड जो अपने पास आया है, क्या है राइट साइड के लिए? 1600 इंटू a टू दी पावर 5/2। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1600 इंटू a टू दी पावर 5/2। और दूसरा वाला 5 जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए था नेगेटिव में था, सो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, और वो था 800 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 800 इंटू a टू दी पावर 5/2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास a टू दी पावर 5/2 कॉमन है,
और 1600 में से 800 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 800। और फ्लक्स का जो आपके पास यूनिट होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो यही वो फाइनल फ्लक्स है जो इस पूरे क्यूब से रिलेटेड है। तो अभी तक के टॉपिक के अंदर हम ये देख चुके हैं कि अगर हमें जो पॉइंट चार्ज अगर गिवन होता है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, या अभी तक जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं वो सभी आपकी पॉइंट चार्ज के ऊपर की गई हैं। अब चैप्टर के अंदर हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि जनरल कंडीशन की अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज ही हमेशा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं होकर के चार्जेस का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक डिस्क है और इस डिस्क में एक पॉइंट चार्ज नहीं होकर के जब हमने इस डिस्क को चार्ज दिया तो वो सारा चार्ज इस पूरे डिस्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस पूरी सरफेस का जो एरिया है उस एरिया पर पूरे पर ही चार्ज अवेलेबल है। ओके, तो इसे हम पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं कर सकते। देखो आपके पास जो कूलाम का लॉ आपने पढ़ा जिसमें हमने फोर्स का फॉर्मूला निकाला था F=K(Q1Q2)/r², या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसे कि K(Q)/r², ये सभी फॉर्मूला सिर्फ तभी काम कर पा रहे हैं जब आपको गिवन चार्ज पॉइंट चार्ज हो। ओके, अगर आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं है उस केस में कूलाम के लॉ का आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इस केस में हमें पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, देन फाइनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट फॉर्मूलाज गेन करेंगे। हर सिचुएशन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगा। अभी तक हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वो फॉर्मूला आपके पास है E=KQ/r²। बट ये फॉर्मूला सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास क्यू चार्ज एक पॉइंट चार्ज गिवन हो। अभी हमारे पास आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होकर के एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होने वाला है, और इस केस में हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो हमें आगे आने वाले टॉपिक के अंदर देखना होगा। ओके, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन गिवन है कि एक कोई वायर आपके पास है, इस वायर को कोई वायर है आपके पास और इस वायर को हमने कुछ चार्ज दिया और वो सारा चार्ज इस वायर पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको जो चार्ज दिया हुआ है वो किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसका हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वन डायमेंशनल है तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलना है। अगर आपके पास कोई सरफेस आपको गिवन है, कोई सरफेस अगर आपको गिवन है, कोई एरिया है और उसे हमने चार्ज दिया और वो चार्ज इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो इसे हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे हम टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं क्योंकि एरिया आपका 2D में चलता है। और थर्ड जो पैटर्न आपके पास है जिसमें अगर आपको कोई वॉल्यूम दिया गया हो, वॉल्यूम जैसे कि मान लीजिए एक क्यूब आपको दिया हुआ है और इस क्यूब को आपने चार्ज दिया, अब वो सारा चार्ज इस क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पूरे क्यूब की, या तो आउटर सरफेस पे मान लीजिए या पूरे क्यूब के अंदर मान लीजिए, तो उस केस में हम उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसे हम बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आपके पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। उनको जब हम चार्ज देते हैं तो उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 पैटर्न्स के अंदर हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो जब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक लाइन हम ले सकते हैं या कह सकते हैं कि कोई रोड है। जैसे मान लीजिए कि यही रोड आपको दी हुई है, ये 1 डायमेंशनल रोड है। अगर इसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो इसे हमने चार्ज दिया और वो सारा चार्ज इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नॉन यूनिफॉर्मली हुआ है वो बात का केस है, बट अभी चार्ज इस पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस केस में सबसे पहले आपको एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर याद रखनी होगी जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पर आ रही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करना है लैम्डा से। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है,
सपोज दैट आपके पास ये जो पूरी लेंथ है ये गिवन है स्मॉल l, ओके। इस पर जो आपने टोटल चार्ज दिया है वो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q। तो लेंथ को भी हम कैपिटल ही ले लेते हैं, ओके। लेंथ इसकी कैपिटल L है और जो टोटल चार्ज गिवन है वो कैपिटल Q है। अब इस केस में अगर हमें ये पता करना है कि ये जो टोटल Q चार्ज है ये पूरी लेंथ L पर अवेलेबल चार्ज की वैल्यू है, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि यूनिट लेंथ पर कितने चार्ज होगा। तो यूनिट लेंथ का अगर आपको चार्ज निकालना है तो वो हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, ओके। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो लेंथ है इसकी वो 10 सेंटीमीटर है और उस 10 सेंटीमीटर लेंथ पर 10 कूलाम चार्ज है। 10 कूलाम चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ओके। अब आपको ये बताना है कि इसके 1 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना चार्ज होगा, जब 10 सेंटीमीटर पर 10 कूलाम चार्ज है तो 5 सेंटीमीटर पर 5 कूलाम होगा, 1 सेंटीमीटर पर 1 कूलाम चार्ज होगा, ओके। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा। तो वो यूनिट लेंथ का चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया, चार्ज में हमने लेंथ का डिवाइड कर दिया। अभी अकॉर्डिंग टू एग्जांपल हमारे पास 10 कूलाम चार्ज है टोटल पूरा, और लेंथ भी हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो कितना आया 1 कूलाम, ओके। तो ये 1 कूलाम चार्ज जो आपके पास आया है ये है 1 कूलाम पर सेंटीमीटर। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, इसे अगर हम 1 मीटर एज्यूम करके चलते हैं तो उस केस में हम यहाँ पर सेंटीमीटर यूज़ नहीं करके मीटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज डेंसिटी आ चुकी है 1 कूलाम पर मीटर, ओके। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी भी लेंथ पर या किसी रोड पर जो कि 1 डायमेंशनल हो, उस पर जो चार्ज आपने दिया हुआ है, पूरी लेंथ पर जितना भी चार्ज आपको दिया हुआ है, पूछा गया है ये है कि यूनिट लेंथ पर कितना होगा। तो आप क्या करोगे, पूरे चार्ज में पूरी लेंथ का डिवाइड कर दोगे, तो वहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट ऐसा यूनिट ये हमें याद रखनी है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके। दैट्स इट। चलो आगे देखो। इसी सीक्वेंस में हमारे पास नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपको अगर कोई एरिया दिया हुआ है, ओके, जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है और इस डिस्क पर आपने चार्ज दिया, तो चार्ज इस डिस्क के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और ये 2 डायमेंशनल है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन सपोज दैट। तो यहाँ पर 2 डायरेक्शन में आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज देने के बाद वो इस तरीके से सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो इसे अपन बोलने वाले हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका एरिया आपके पास ए ले लेते हैं और टोटल चार्ज जो आपको दिया हुआ है वो ले लेते हैं कैपिटल Q, ओके। तो यहाँ पर भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमें ध्यान रखनी होगी, जैसे अपन बोलते हैं यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ चुकी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन सिग्मा से, ओके। क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम जैसा हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात की है। अगर आपके पास पूरा एरिया यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस पूरे एरिया पर आपके पास जो चार्ज है वो 10 कूलाम है, तो आपसे ये पूछा गया है यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर कितना चार्ज होगा, ऑब्वियसली 1 कूलाम होगा। तो करना क्या है, आपको टोटल चार्ज में डिवाइड करना है एरिया का, ओके। तो यहाँ पर जब टोटल चार्ज में हम एरिया का डिवाइड करेंगे तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा वो हमें पता चलेगा, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर चार्ज की यूनिट कूलाम में और ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होगी अगर हम एरिया की लेके चलते हैं, तो यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये हमें ध्यान रखना है इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सपोज दैट आपको कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। सिलेंडर 3D में होता है और इस सिलेंडर को आपने कुछ चार्ज दिया, वो सारा चार्ज इस पूरे सिलेंडर में अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम आपको V दिया हुआ है और टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल Q है। तो इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दें
और वो सारा चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सपोज दैट ये जो आपको पेन दिया हुआ है ये भी एक तरीके का सिलेंडर है, ओके। तो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को जब हम चार्ज देंगे और वो सारा चार्ज इसके अंदर वॉल्यूम में चला जाएगा, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस केस से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे रिप्रेजेंट करना है हमें रो से, ओके। तो रो इक्वल टू टोटल चार्ज जो कि कैपिटल Q है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम जैसा कि अपन पहले दो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपको टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है उसमें टोटल चार्ज कैपिटल Q है और आपको पूछा गया है कि आपको सिर्फ यूनिट वॉल्यूम में ही आपको चार्ज बताना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज में टोटल वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, तो उस केस में हमें यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता चल जाएगा, ओके। इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर आपके पास चार्ज की यूनिट कूलम में होगी और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब ये इसके अपने पास हो जाएगी यूनिट। तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करने के बाद इसकी यूनिट की बात करें तो वो होगी कूलम पर मीटर क्यूब, ओके। ये हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये 3 टाइप के डेंसिटीज़ हम बात कर चुके हैं। अब हमने ये बात कर ली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K⁴R² है ये सिर्फ उसी केस में काम करता है जब चार्ज आपको पॉइंट चार्ज की बनो। अदरवाइज जब इन तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपको हर केस में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा। अब सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो उस केस में हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर मान लीजिए कि कोई वायर दिया हुआ है और इस वायर को हमने चार्ज दिया है कैपिटल Q चार्ज, जो कि इस पूरे वायर की लेंथ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये चार्ज आपका कैपिटल Q है, ओके। और इस वायर की जो लेंथ है वो आपको L दी हुई है, इस वायर की लेंथ है आपके पास L, ओके। और इस वायर की वजह से आपको इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P दिया हुआ है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो चार्ज अवेलेबल है वो पॉइंट चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड K⁴R² के फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या करना होगा इस केसेस के अंदर, क्या करना है आपको, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, ठीक है। तो इस एलिमेंट के बारे में हम बात करें कि इसकी लेंथ कितनी होगी और चार्ज कितना होगा, तो इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हम ले लेते हैं, वो है dl, उसकी लेंथ है dl, ओके। और इस पर जो चार्ज अवेलेबल होगा वो भी होगा dq। देखिए जब भी हम स्मॉल क्वांटिटीज़ कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम स्मॉल d यूज़ करते हैं। स्मॉल d इट मीन्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो हमने छोटी सी लेंथ कट की है यहाँ पर, उसकी लेंथ है dl और उस पर जो छोटा सा चार्ज अवेलेबल होगा वो होगा dq। अब क्या करना है हमें, इस छोटे से चार्ज की वजह से, अब देखो छोटा चार्ज मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये dq एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें आता है, ठीक है। तो इस dq की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं p पॉइंट पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे अपन dE। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं यहाँ पर dE। dE क्या है यहाँ पर, तो इसे हम पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं कि dE आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, ओके। ये जो स्मॉल एलिमेंट आपके पास dl दिया हुआ है, इसकी वजह से जो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपके पास dE है। अच्छा, इस dE की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी आपके पास k, चार्ज कितना dq, तो हम इसे लिखेंगे dq डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ से हम कुछ डिस्टेंस इसकी ले लेते हैं। सपोज दैट वो डिस्टेंस d है, तो हम यहाँ लिखेंगे d², ओके। तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला K⁴R² हमने यूज़ किया।
क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ पर DQ चार्ज की वजह से ही अभी कैलकुलेट किया है, और DQ चार्ज पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं हम, क्योंकि स्मॉल चार्ज है। अभी हमने पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला है। ओके, तो ये सिर्फ आपके पास स्मॉल एलिमेंट DL की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। अब क्या करना है आपको? हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास होती है लैम्डा, और वो होती है टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल लेंथ। ठीक है, तो हम चाहें यहाँ पर तो इसे Q डिवाइड बाई L लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर DQ डिवाइड बाई DL भी लिख सकते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ थोड़ा याद रखना होगा कि चार्ज में जब हम लेंथ का डिवाइड करते हैं तो वही आपके पास यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन लेंथ, या इसकी यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर। अब चाहे हम टोटल चार्ज लें तो टोटल लेंथ का डिवाइड करना है, और चार्ज अगर हम स्मॉल लें जैसा कि हमने DQ लिया तो फिर स्मॉल लेंथ का ही डिवाइड करना है। मतलब आपको उसी लेंथ का डिवाइड करना है जिस लेंथ में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो। अब यहाँ ये क्लियर है कि DQ चार्ज तो सिर्फ DL लेंथ में ही है, इस वजह से हमने DQ के डिवाइड में DL लिखा है, और Q चार्ज कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है? L लेंथ में, इस वजह से हमने Q बाई L लिखा है। ओके, तो यहाँ से आपके पास DQ की क्या वैल्यू आ जाती है? DQ इक्वल टू आ जाता है लैम्डा DL। ओके, तो ये DQ की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो ये जो आपके पास DE का फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा आपके पास K, जो कि एक कांस्टेंट है, K जो कि एक कांस्टेंट है। साथ में आपके पास DQ की वैल्यू क्या आ चुकी है? लैम्डा इंटू DL डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर हो चुका है। तो ये आपके पास अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड वही निकला है जो उस छोटे से एलिमेंट DL ने बनाया है P पॉइंट पर। अब हमें क्या करना है? इस पूरी लेंथ की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और मैथ्स के अंदर हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का यूज़ हमें जब करना होता है जब कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम पूरी फिजिकल क्वांटिटी को एक ही बार में कैलकुलेट करने की जगह एक छोटा सा पार्ट उसका कैलकुलेट करते हैं, देन उसका इंटीग्रेशन करके हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। आपने एक छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हो वो लिमिट्स लगाकर जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, तो उस पूरे के पूरे सेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं पूरे कंप्लीट वायर की वजह से, तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू कंप्लीट वायर, ड्यू टू कंप्लीट चार्ज, ड्यू टू कंप्लीट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DE। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट आया है आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ K लैम्डा DL डिवाइड बाई D स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, एक फॉर्मेट आ चुका है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालना है। अब ये फाइनल आंसर नहीं हुआ है, आपको क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस देगा वो उसकी हमें यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी होंगी, एंड देन इस फॉर्मेट को आगे सोल्व करना होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो ये हुआ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं कि एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट, तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? आपको एक एरिया दिया हुआ है, ओके, और इस एरिया में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये टोटल चार्ज है आपका कैपिटल Q, और ये एरिया दिया हुआ है आपको कैपिटल A। ओके, यहाँ पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे एरिया पर, तो ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज तो नहीं हुआ। पॉइंट चार्ज नहीं हुआ तो KQ/R² डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर किसी डिस्टेंस R पर कोई पॉइंट P दिया हुआ है, और इस पॉइंट P पर आपको इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या प्रोसीजर होगा? हम पूरे चार्ज की वजह से एक ही बार में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा एरिया इसमें से कट करते हैं। हमने एक छोटा सा एरिया यहाँ से कट किया, जिसका एरिया आपके पास यहाँ पर है DA। दिस इज कॉल्ड एरिया एलिमेंट, और इस पर जो चार्ज होगा
वो चार्ज आपके पास हो जाएगा डी क्यू चार्ज। ओके, अब जब आपने बोला है कि ये स्मॉल एरिया है तो डेफिनेटली बात है कि डी क्यू स्मॉल चार्ज होगा और इसे हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। अब डी क्यू की वजह से जब आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डी ई। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर डी ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू, जो कि अपने पास यहाँ पर डी क्यू है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ से कुछ डिस्टेंस आप डी कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई आपके पास यहाँ पर क्या है, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरिया एलिमेंट। ओके, ये एरिया एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पी पॉइंट पर, सिर्फ वही हमने कैलकुलेट किया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पूरे एरिया की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने एरिया चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा है और उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे सिग्मा से। सिग्मा क्या होती है आपके पास, एरिया चार्ज डेंसिटी, टोटल एरिया डिवाइड बाय टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया। ओके, अगर हम चार्ज टोटल नहीं लेते हैं, सपोज दैट हमने डी क्यू लिया, तो फिर हमें एरिया वही रखना है जिसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो एरिया है हमारे पास डी ए। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू की क्या वैल्यू आ जाती है, वो हो जाती है सिग्मा इंटू डी ए। दिस इज कॉल्ड चार्ज, स्मॉल चार्ज डी क्यू इन फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमने चार्ज को चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम यहाँ पर टोटल एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वो आपके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे एरिया ए की वजह से। ठीक है ना, ये आपके पास होगा ड्यू टू एरिया ए। ठीक है, तो इस केस में जब हम ई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। ओके, इंटीग्रेशन हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया आपको दिया हुआ है, इस पूरे एरिया में से आपने एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से निकाला डी ए, उसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि पूरा एरिया जो है ना, वो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। एक एलिमेंट का अगर आपको पता चल चुका है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हम इस पूरे एरिया की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हमने इंटीग्रेशन किया डी ई का, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, और डी ई की वैल्यू क्या है, के, और के के बाद डी क्यू की क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, सिग्मा इंटू डी ए और डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक फॉर्मेट है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन आगे सोल्व करना होगा। ये एक बेसिक फॉर्मेट रहेगा जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमें प्रोसीजर को फर्दर बढ़ाना है आगे। और लास्ट केस आपको खुद सोल्व करना है, जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ये आप खुद से ट्राई करें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ओके।